नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। चलिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या छत्तीसगढ़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है और बिहारी वर्ग की 3 बोलियां हैं, जिसमें आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा? तो इसका सही उत्तर है ए, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जिन विजय, बी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अरे नवजीवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिये, छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह ए रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में असमर्थ है या फिर सी रूप वर्णन करने में समर्थ है, डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ए, रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है ए, आसमान में स्थित गुफा, बी अलौकिक गुफा, सी सहस्त्रार चक्र और डी है मूलाधार चक्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सहस्त्रार चक्र। गगन गुफा से तात्पर्य कबीर का है, सहस्त्रार चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, ए लोक हित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ और डी है जीवन सापेक्ष। तो इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जीवन सापेक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ए शिव से, याज्ञवल्क्य से, काग भुसुंडी से, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि ने, मतीराम ने, राम सहाय ने या फिर अमीरदास ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, चिंतामणि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? मीनागढ़ मुंबई, समुंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बांका नृप अलीजा महाराज कबो, जासी दल पकड़ी फिरंगिनी दबावे गो, दिल्ली दह पट्टी पटना हु को झपट करी, कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। ए जगत सिंह, बी अनूप गिरी, सी दौलत राव सिंधी और डी रघुनाथ राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रघुनाथ राव।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ए प्रेम पचीसी, बी स्वप्न, सी कुसुमांजलि, डी कृषक क्रंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्वप्न। और प्रेम पचीसी और कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि, डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी वियोगी हरि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, हिंदी में ऋतु संहार की रचना श्रीधर पाठक ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है? ए आदर्श दंपति, बी चंद हसीनों के खतून, सी पाप और पुण्य, डी सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए आदर्श दंपति। जो मुरारी और नारगेस का प्रेम है वो आदर्श दंपति नामक उपन्यास में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, और मैं हार गई। तो सही उत्तर है बी ऑप्शन, बादलों के घेरे, यानी कि मन्नो कृष्णा सोबती की कहानी है और बादलों के घेरे की तपेदिक की मरीज है। जो बादलों के घेरे हैं इनकी रचना, उसमें तपेदिक की मरीज है। चलिए, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? श्रद्धा भक्ति, बी करुणा, सी भाव या मनोविकार, सी और डी उत्साह। तो इसका सही उत्तर है सी भाव या मनोविकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस, डी पैर तले जमीन। तो इसका सही उत्तर है सी लहरों के राजहंस। दी गई पंक्तियां हैं जो वो मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। वट वृक्ष की छाया में हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया है। चलिए, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? ए टोपी शुक्ला, बी दिल एक सादा कागज, सी समर शेष है और डी है कटरा, बी आरजू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समर शेष है। दिनकर का काव्य संकलन है और राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। दिया गया जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तन नाम बुनना त्यज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में उपयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है, देख लीजिए। पहला है मन ही मन रोना, बी सिसक सिसक कर रोना, और तीसरा है दहाड़ मारकर रोना, और चौथा है किसी का गुण कथन करते हुए रोना। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी ऑप्शन, यानी कि पहला और दूसरा। पहला है इसमें मन ही मन रोना और दूसरा है सिसक सिसक कर रोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यंदरी का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, तीसरा कूट भाषा बोलने वाला हो और चौथा है महासुखवादी हो। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पहला और दूसरा इसका सही है। यानी कि गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे, को आवही चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। पहला, श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, और तीसरा है श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तीसरा और चौथा। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और चौथा है श्री कृष्ण हैं वो सुंदर छवि वाले हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हुए करी समान्यो श्याम रंग मैं। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। पहला, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। दूसरा, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। दूसरा है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। और चौथा है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि तीसरा और चौथा सही है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, और चौथा है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। डॉक्टर नगेंद्र ने 3 श्रेणियां मानी है आचार्यों की, जो है व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। चलिए देख लेते हैं। पहला है, यह रोला छंद में लिखी गई है, रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। और दूसरा है कि इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन भी किया गया है। लेकिन तीसरा जो है इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं। पहला है, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। दूसरा, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंध की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। और तीसरा है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। चौथा, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो इसमें से कूट को आप सही कूट बताना है क्या है। तो इसका सही कूट हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा।
देख लेते हैं। दूसरा है कि उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा है जो वो इतिवृत्त के रूप में कह दी है। तीसरा, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। और चौथा हो जाएगा, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, या फिर ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए दूसरा है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और तीसरा हो जाएगा, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। और चौथा है, ये स्त्रियां हैं अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक हैं। इनमें से तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और तीसरा है, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। चौथा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। चलिए कूट देख लेते हैं कौन सा कूट सही है। तो इसका कूट है जो वो डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। यानी कि पहला है कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है और इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और चौथा है कि किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। चलिए पहले कूट देख लिया जाए। नीचे दिए गए जो कूट हैं उनको देख लिया जाए कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें सही है वो है सी, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला है जो विष्णु प्रिया, ये एक खंड काव्य है, ये सही है। दूसरा है सिद्धराज, ये खंड काव्य है, ये भी सही है। और तीसरा साकेत, ये एक महाकाव्य है। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।